हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ये मोल कॉन्सेप्ट का ही एक काइंड ऑफ सीक्वल है, उसका एक एक्सटेंडेड पार्ट है कि हम स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलो हम बार बार रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो लेट अस टॉक, पहले तो चैप्टर का नाम लिख लें, उसके बाद लेट अस टॉक अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन। उसमें खास होती है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। व्हाट इज दैट वी शैल टॉक। तो चैप्टर का नाम हो गया रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें, मालूम पड़ता है रेडॉक्स मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन विच इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, बच्चे समझते हैं इस बात को, लूजिंग इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और जबकि रिडक्शन का पर्पस क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरीके से डिफाइन होता है। जैसे मान लो कोई क्या, अच्छा रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग नहीं होते, एक ही रिएक्शन में होते हैं। किसी का ऑक्सीडेशन होना है तो किसी का रिडक्शन होना है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो K2Cr2O7 H2O2 के साथ रिएक्शन करता है इन एसिडिक मीडियम, तो ये क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हो जाता है और ये O2 में। तो अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ, और यहाँ पर +3 में चला गया। हाइड्रोजन परऑक्साइड है, परऑक्साइड्स में ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये यहाँ 0 में आ गया। तो एक तरीके से ये तो घटा है ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये रिडक्शन प्रोसेस हुआ। और H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ गया है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। इस तरीके से पहचान करते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। अच्छा, जिनका ऑक्सीडेशन हुआ है वो किसी दूसरे कंपाउंड ने किया है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब जिन स्पीशीज का रिडक्शन होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और H2O2 यहां पर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिडक्टेंट भी बोलते हैं। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो एग्जांपल लेके बताया कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट रिडक्शन। और जिनका रिडक्शन होता है एक्ट एज, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो जिनका रिडक्शन होता है दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का आइडिया होना चाहिए बच्चों को। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में जैसे ये KMnO4, बहुत बढ़िया पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7, O2 ओजोन, F2Cl2, Br2, ये सब अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PbO2, MnO2, ये सब अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कैटेगरी में शामिल होते हैं। So these are the most commonly used oxidizing agents. Generally high oxidation state में concentrate HNO3, concentrate H2SO4, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के रूप में वर्क कर सकते हैं। These are the common oxidizing agents. ऐसे ही कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स,
जनरली जो अपने लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। जैसे बात करेंगे तो HI, HBr, H2S, PH3, इस टाइप से खुद हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, ये सब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। साथ ही साथ मेटल्स भी रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, क्योंकि मेटल्स का ऑक्सीडेशन बड़ी आसानी से होता है। मेटल्स आर नोन फॉर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो सोडियम हो, जिंक हो, एल्यूमिनियम हो, एक्सेट्रा। मेटल हाइड्राइड्स जैसे NaH, CH2, LiAlH4 सब जानते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। B2H6, H2C2O4, ऑक्सैलिक एसिड, हाइड्रोजीन, N2H4, ये सब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो जनरली स्पीशीज अपनी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में या लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ये कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ये कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अब रेडॉक्स रिएक्शन में ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी होती हैं। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन साथ ही साथ लिखते भी चलें। वैसे तो हम PDF नोट्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं जो भी हम यहाँ लिख रहे हैं, बट फिर भी आप नोट भी करते चलेंगे। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ये रेडॉक्स रिएक्शन ही हैं जिसमें सेम स्पीसीज फ्रॉम रिएक्टेंट इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। A redox reaction in which same species element from same oxidation state undergoes oxidation as well as reduction. ऐसी स्पीशीज में सेम स्पीशीज या एलिमेंट फ्रॉम द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे ये ब्रोमीन है। ब्रोमीन बेसिक मीडियम में अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन। थोड़ा कंसेंट्रेट अगर ले लेंगे ना NaOH तो ये Br माइनस एंड BrO3 माइनस प्लस H2O। तो अगर ध्यान से अगर देखो ये ब्रोमीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। यहाँ ब्रोमाइड आयन में कन्वर्ट हो गया -1 में और यहाँ ब्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो गया +5 में। तो इस तरीके से इसी ब्रोमीन का जीरो से रिडक्शन भी हुआ है। तो ये तो हुआ रिडक्शन और ये हुआ ऑक्सीडेशन। सेम ब्रोमीन रिड्यूस भी हुआ है, सेम ब्रोमीन ऑक्सीडाइज भी हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटना भी है और बढ़ना भी है एक ही रिएक्शन में। तो कहलाएगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा, और भी एग्जांपल्स होते हैं, जरा यहां तक की बात लिखो तो फिर लेते हैं। जैसे ये भी बड़ा फेमस केस है P4। ये व्हाइट फॉस्फोरस होता है। इसको अगर NaOH की प्रेजेंस में हीट किया जाए तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। PH3 प्लस NaH2PO2 +1 में भी गया, -3 में भी गया, फॉस्फीन में भी और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट में भी। कहाँ से? जीरो से। तो देखो सेम फॉस्फोरस जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिड्यूस होकर के -3 में भी गया है और ऑक्सीडाइज होकर के +1 में भी गया है। तो साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ। तो आप कहोगे इट इज अ केस ऑफ, इट इज ऑफ कोर्स डिस्प्रपोर्शनेशन, इट इज ऑफ कोर्स रिडॉक्स रिएक्शन, बट रिडॉक्स में भी एक क्लास है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और भी एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे H2O2 का एक्वस सॉल्यूशन रखे रखे या थोड़ा वार्म करने पर डिकम्पोज हो जाता है। H2O लिक्विड
प्लस O2 में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 कहाँ से आया था, -1 से, तो -1 से -2 में भी गया, -1 से 0 भी गया। तो इस तरीके से डिफाइन होता है H2O2 का डिस्प्रपोर्शनेशन। तो दीज आर द वेरी कॉमन रिएक्शंस ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। आ गई बात समझ में? तो बच्चों इस तरह की बात अक्सर पूछी जाती हैं, तो वी शुड हैव द आइडिया। अब कई बार आती है कि बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन कैसे करें। रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग बहुत आसान होती है, उसका एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है। क्या है मैं बता देता हूँ आपको। तो लिखो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कई बार रिएक्शन दे देते हैं इनकम्प्लीट, अनबैलेंस्ड, और पूछ लेते हैं बताओ इन बैलेंसिंग के बाद में इन के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होंगे या स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होगा। तो वो जब ही हो पाएगा जब आपको बैलेंसिंग करनी आती हो। तो बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग में हमें एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है कि जो स्पीशीज़ में ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हुआ है वो पहले आइडेंटिफाई कर लो और उनमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लो पर मॉलिक्यूल, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सॉल्व कर लो। मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं, जैसे ये, जैसे मान लो KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4, ये हमें बैलेंसिंग करनी है। ये रिएक्शन करके बना दिया MnSO4 प्लस CO2 प्लस पोटेशियम K2SO4 में चला गया। इस तरीके से वाटर तो है ही, एक्वस सॉल्यूशन तो है ही, ये सब एक्वस सॉल्यूशन में है। ये गैस के फॉर्म में आ गया, ये भी एक्वस सॉल्यूशन, पानी तो है ही पूरे सॉल्यूशन में। अब जैसे इस तरह की रिएक्शन को बैलेंस करना हो, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। और रेडॉक्स रिएक्शन आइडेंटिफाई कैसे होगी? रेडॉक्स रिएक्शन आइडेंटिफाई होती है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से। जरा ध्यान से अगर देखोगे तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है यहाँ, और यहाँ कार्बन +3 में है, यहाँ पर सल्फर +6 में है, मैंगनीज +2 में आ गया, कार्बन +4 में आ गया, सल्फर +6 में ही है। तो सल्फर में तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ ही नहीं। तो एक तरीके से H2SO4 ने रेडॉक्स में तो पार्ट लिया ही नहीं। तो कई बार इन्हें हम स्पेक्टेटर्स बोल देते हैं। जैसे कोई क्रिकेट खेल है ना, कोई भी खेल, उसमें एक तो होते हैं प्लेयर्स, एक होते हैं स्पेक्टेटर्स, खेलने वाले, और दूसरे दर्शक। दर्शक मतलब स्पेक्टेटर्स, जो देख करके चीयर अप कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि KMnO4 ने खेल में पार्ट लिया है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हुआ है। H2C2O4 ने भी खेल में पार्ट लिया है, रेडॉक्स रिएक्शन में पार्ट लिया है और ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंजेस हुए हैं। तो ये भी एक प्लेयर है, बट H2SO4 इज नॉट ए प्लेयर, इट इज ए सॉर्ट ऑफ स्पेक्टेटर। समझने का तरीका है ये। तो फिर क्या करें, जरा चेक करो, छोड़ो इन सबको। रेडॉक्स पार्ट को बैलेंस करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जैसे KMnO4 है, ये KMnO4 +7 से मैंगनीज +2 में गया, कितना चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ पर मॉलिक्यूल या पर स्पीशीज। सुनते जाना, KMnO4 बताओ मैंगनीज कहाँ है, +7, नहीं ऑक्सीजन में हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट के, होते तो उन्हें भी कंसीडर करना पड़ता। तो मैंगनीज +7 में है, कहाँ पहुँचा दिया, +2 में। बताओ पर मैंगनीज कितने का चेंज है, 5 का। एक ही मैंगनीज है तो पूरे मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल कितने का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, 5 का। तो 5 ऐसे लिख दो, मैं ऐसे लिख देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट बना करके या स्क्वायर के अंदर। ये नेट चेंज है ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। यहाँ हो पर मॉलिक्यूल, कार्बन कहाँ है, +3, कार्बन कहाँ पहुँच गया, +4, पर कार्बन कितने का चेंज, 1 का। चेंज लेना है, प्लस माइनस में नहीं है चेंज, ऐसा नहीं कि माइनस में चेंज आ गया, नहीं, नंबर इज जस्ट ए नंबर। कहाँ है कार्बन, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कहाँ पहुँच गया, +4 में। पर कार्बन कितने का चेंज, 1 का चेंज। और कितने कार्बन बैठे हैं, यहाँ 2 कार्बन बैठे हैं, तो पर कार्बन 1 का चेंज है, तो 2 कार्बन में 2 का चेंज हुआ, बस पर मॉलिक्यूल 2 का चेंज हुआ, आ गए 2 का चेंज। 5 का चेंज, 2 का चेंज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो KMnO4 को, 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 को, दैट्स इट।
2 से मल्टीप्लाई करो KMnO4 को, रेडॉक्स पार्ट इज रेडी। तो क्या हुआ 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 KMnO4 प्लस 5 H2C2O4। नहीं, H2SO4 को अभी मत लिखो, वो तो बाद में बैलेंस हो जाएगा अपने आप ही। उसके बाद 2 मैंगनीज हैं, एक ही जगह तो जा रहे हैं MnSO4 में, तो 2 MnSO4 लिखो। प्रोडक्ट की बैलेंसिंग तो रिएक्टेंट के हिसाब से ही होगी ना। और 5 दूनी 10 कार्बन है, कार्बन यही तो जा रहे हैं और तो कहीं जा नहीं रहे, तो 10 CO2 लिख दो। रेडॉक्स पार्ट इज रेडी। रेडॉक्स पार्ट रेडी हो गया, हो गई रिएक्शन बैलेंस। भाई यही पूछेंगे मोस्टली वो कि बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ KMnO4 एंड H2C2O4। आंसर हो गया 2:5। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। पूछें जेईई मेन में कई बार क्वेश्चन पूछे इस टाइप के इन्होंने। अच्छा बाकी की बैलेंसिंग कर लो। तो बाकी की बैलेंसिंग में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बैलेंसिंग सबसे एंड में करनी होती है। वी हैव टू बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट द एंड ओनली। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पहले कोई बचा हो, हाँ बचा है ना, पोटेशियम है, तो पोटेशियम यहाँ 2 हैं, तो एक काम करो K2SO4 एक लिख लो, पोटेशियम में बैलेंस हो गया। सल्फर और ले लो, सल्फर यहाँ पर 2 सल्फेट है, 2 सल्फर और एक और सल्फर 3, तो 3 H2SO4 ऐड कर दो। देखो सल्फर भी बैलेंस हो गया, पोटेशियम भी बैलेंस हो गया। सबसे एंड में बैलेंसिंग करनी होती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। एंड में जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करते हैं तो मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, वो ध्यान में रखने हैं। यहां तक की बात लिखो तो अगली स्क्रीन पर चलेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कैसे करनी है? एट लास्ट balancing of H and O are done. That is dependent on the medium. A in acidic neutral medium. एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में हो तो कुछ अलग नियम है। क्या? H प्लस एंड H2O आर यूज्ड, दैट्स इट। चलो मैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। वो एसिडिक मीडियम ही है। सर कहाँ पता, कहाँ लिखा? अरे दिखना रहा है H2SO4 अरे रिएक्शन में। अगर रिएक्शन में कोई एसिड आ गया तो वो एसिडिक मीडियम हो गया, और कोई बेस आ गया तो बेसिक मीडियम हो गया। जैसे प्रीवियस पेज पर जाएं तो देखो यहाँ तक तो हम पहुँच ही गए थे ना, तो यहाँ तक की बात मैं जरा लिख लूँ। चलो लिखते हैं। 2 KMnO4 प्लस 5 H2C2O4 प्लस 3 H2SO4 2 MnSO4 प्लस 10 CO2 प्लस K2SO4। यहाँ तक की बात हमने बैलेंस कर ली थी। सब कुछ बैलेंस है अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब भी एसिडिक मीडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर यूज्ड। उसमें भी एक बात ध्यान रखनी है, फर्स्ट बैलेंस O एंड देन H। O कैसे बैलेंस करना है? ऑक्सीजन वाटर को जोड़ करके। कैसे? जरा ऑक्सीजन गिनना, 4 दूनी 8, 5 चौक 20 और 8 28 और 4 दिया 12, 28 और 12 40 हो गए। 40 लेफ्ट साइड में, राइट में आओ। 4 दूनी 8, 10 दूनी 20 और 8 28, 28 और 4 32, 32। राइट में 32, लेफ्ट में 40, लेफ्ट में 40, राइट में 32। 8 कम है राइट साइड में, तो 8 H2O जोड़ दो। जोड़ दिए भाई, 8 H2O जोड़ दिए। तो देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया दोनों तरफ। अब बारी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की बैलेंसिंग के लिए दोनों तरफ गिन लो, जहां कम हो वहां H प्लस जोड़ दो उतने, क्योंकि एसिडिक मीडियम में H प्लस जिंदा रह सकता है। तो यहां देखना कितने, 5 दूनी 10 और 6 16, 16 हाइड्रोजन है। 8 दूनी 16। यस, रिएक्शन इज बैलेंस, ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड। हाइड्रोजन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी एंड नाउ रिएक्शन इज बैलेंस्ड। बट यही अगर मान लो B इन बेसिक मीडियम होता तो फिर क्या करते हैं?
ओ एच माइनस, क्योंकि बेसिक मीडियम में ओ एच माइनस जिंदा रह सकता है, H प्लस जिंदा नहीं रह सकता। ओ एच माइनस एंड H2O आर यूज्ड। क्या करें? फर्स्ट बैलेंस O बाई एडिंग H2O, then balance H by adding H प्लस। सर ये क्या कह रहे हो? H प्लस तो अलाउड ही नहीं है। नहीं करो बैलेंसिंग, तो H प्लस करके हाइड्रोजन की बैलेंसिंग कर दो, बट यदि नेट H प्लस दिखाई पड़ रहे हैं लेफ्ट में या राइट में, उन्हें किल कर दो। इफ फाइनल रिएक्शन shows up H plus, then kill it by adding equal number of OH minus to both sides। देखो ये थोड़ा ध्यान से देने वाली बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसका एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। बेसिक मीडियम में ही थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आती है। तो फर्स्ट बैलेंस O by adding H2O, then balance H by adding H plus. If the final reaction shows up H plus, then kill it by adding equal number of OH minus to the both sides. कुत्ते भौंक रहे हैं यार बाहर, झगड़ा हो गया होगा, इनमें भी हो जाता है। इनके वर्चस्व की लड़ाई होती है इनके अपने इलाकों में, मोहल्लों में। ठीक है, वो तो कैमरे में आ जाती होगी क्या आवाज़? वैसे तो ये कई सारे हैं बाहर, हमारे आसपास वाले, हम भी सब मतलब थोड़ा सा इनको खाने पीने को कुछ कुछ देते रहते हैं। बाहर से कोई आ गया होगा और वो कहाँ हजम होगा इन्हें कि बाहर से कोई फॉरेन एलिमेंट इनकी गली में आ गया, तो फिर तो होना ही है। तो वर्चस्व की लड़ाई है इनके। खैर चलो, उनका आपस का आपसी मामला है। बेसिक मीडियम में पेट्स तो देखो किसे पसंद नहीं होते, हालांकि पेट्स के काम भी बहुत होते हैं, बट पेट्स बिहेव भी आपको बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जैसे आपके ट्रू फ्रेंड्स हों। आप में से जो भी स्टूडेंट्स के पास पेट होंगे, चाहे वो कैट हो चाहे वो डॉग हो, यूजुअली कैट डॉग ही होते हैं, तो वो समझते भी होंगे कि आपको कितना लगाव होता है उनसे। वो आपको डिसअपॉइंट भी कम करते हैं। आपके सिबलिंग्स भाई बहन होंगे, वो लड़ेंगे खूब और ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देंगे कई बार। आपका कुत्ता नहीं करेगा, वो आपको बहुत प्यार से, आप उसे रखोगे तो वो भी प्यार से आपको रखेगा। खैर छोड़ो बातों। हाँ, एक बेसिक मीडियम का एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं तो ये पूरी बात आपको समझ आएगी। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल मैं ऐसे ले लेता हूँ। जैसे Fe3O4 MnO4 माइनस। बेसिक मीडियम में हम रिएक्शन करवा लें तो ये बना लेगा Fe2O3 प्लस MnO2, इस टाइप से। ये अगर मान लो बैलेंसिंग करनी हो तो चलो एक बार आप ट्राई करना, स्क्रीन को पॉज करो और एक बार ट्राई करो। बेसिक मीडियम में एरो के ऊपर OH माइनस लिखा है, एंड में जाकर के हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करते समय बस आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, बाकी एक बार आप बैलेंसिंग तो करो, डू इट। हाँ भाई, किया सॉल्व बच्चों बेसिक मीडियम में। चलो देखो, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर असाइन करें तो ये +8/3 और ये मैंगनीज +7, आयरन +3 में चला गया और मैंगनीज जो है वो +4 में आ गया। इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन स्टेट हुए। चलो चेक करो कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कितना हुआ। +8/3 से +3 में गया है, +3 है, ये आ जाएगा। मैं दोबारा लिख देता हूँ। चलो
+8/3 से +3 में गया तो पर आयरन कितने का चेंज, 3 माइनस 8/3, 1/3 का चेंज। और 3 आयरन है इस रिएक्टेंट में, 1 का चेंज, नेट 1 का चेंज है पर मॉलिक्यूल। आप भी कैलकुलेट करो तो यू विल फाइंड दिस। मैंगनीज +7 से +4, 3 का चेंज है और एक ही मैंगनीज है तो 3 का चेंज, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 यहाँ, 1 से यहाँ, तो 3Fe3O4 प्लस MnO4 माइनस कन्वर्टेड टू 9 आयरन है तो 4.5 लिख दो यहाँ Fe2O3 बैलेंसिंग के लिए, और एक मैंगनीज है तो MnO2। रेडॉक्स पार्ट इज रेडी। 4.5 फ्रैक्शनल आ रहा है, वैसे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंटीजर बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 Fe3O4 प्लस 2 MnO4 माइनस 9 Fe2O3 प्लस 2 MnO2। ये हो गए, रेडॉक्स पार्ट इज रेडी। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कोई बचा हुआ हो तो बैलेंस कर लो, ना है कोई ना बचा हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में भी बेसिक मीडियम है। पहले ऑक्सीजन गिन लो, कितना है ऑक्सीजन, 24 और 8 32, 32, 27 और 4 31, 32 लेफ्ट साइड, 31 राइट साइड, एक H2O जोड़ दो, ऑक्सीजन पूरा हुआ। बारी हाइड्रोजन की, इधर तो है ही नहीं, 2 हाइड्रोजन है तो 2H+ जोड़ दो। वैसे तो रिएक्शन बैलेंस हो गई, बट बेसिक मीडियम में H+ का क्या काम, H+ को किल कर दो, किल। तो किल कैसे करें, 2OH- H+ को किल करोगे तो उतने ही OH- दोनों तरफ जोड़ दो, 2OH-। और ये तो आपको पता है कि H+ और OH- दुश्मन है एक दूसरे के, एंड दे फॉर्म वाटर। तो ये 2H+ 2OH- के साथ 2 वाटर बना लेंगे, एक वाटर वहां रखा हुआ है तो नेट एक वाटर लेफ्ट साइड में रह गया, तो फिर नेट इक्वेशन आ गई 6 Fe3O4 प्लस 2 MnO4 माइनस, यहाँ 6 लिख लो, ये डबल हो गया था, प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस एक H2O नेट रह गया यहाँ, 9 Fe2O3 प्लस 2 MnO2 प्लस 2OH-। हो गई रेडॉक्स रिएक्शन रेडी। यहाँ 2 था ये। अब देखना सब कुछ बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 हैं, दोनों तरफ 2 हैं। ऑक्सीजन गिन लोगे तो 6 चौक 24 और 8 32 और 1 33, 27 और 4 31 और 2 33, एवरीथिंग इज बैलेंस। चार्ज बैलेंस इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। नेट नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव लेफ्ट साइड में, राइट में भी 2 नेगेटिव, एंड दैट्स इट, दिस इज द फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बच्चों ये तरीके होते हैं बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, इसी में एक चीज और सीखते हैं, बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें, तो चलो देखेंगे। उसके ऊपर जेई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कोई खास बात नहीं है, बस एक स्टेप का ध्यान रखना है। बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए क्या करें, जैसे एग्जांपल यही वाला ले लो, Br2 कन्वर्टेड टू बेसिक मीडियम में Br- एंड BrO3-। अब ये एग्जांपल है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। अब इसे बैलेंस करना हो तो एक काम करो, बस एक स्टेप एडिशनल ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट को 2 बार लिखो। 2 बार क्यों, ऐसे Br2 प्लस Br2 ऐसा लिख दो, क्योंकि उसी ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन भी हुआ है, उसी ब्रोमीन का रिडक्शन भी हुआ है, तो ये पहुंच गया Br- एंड BrO3-। अब हमें पहचानने में दिक्कत होगी कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो हुआ रिडक्शन और ये हुआ ऑक्सीडेशन। ऊपर तो हुआ रिडक्शन
और ये हुआ ऑक्सीडेशन। अब पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। अब देखो जरा, ये ब्रोमीन, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, पर ब्रोमीन कितने का चेंज, 5 का चेंज, 0 से +5 गया है ना, 5 का चेंज, और 2 ब्रोमीन है तो टोटल 10 का चेंज। 10 लिख लो यहाँ ऐसे, बक्से में डाल दो, बक्से में, बॉक्स में, बक्सा मतलब बॉक्स। ये ब्रोमीन 0 से पहुंच गया -1 में, तो पर ब्रोमीन 1 का चेंज, और 2 ब्रोमीन बैठे हैं एक Br2 में, तो टोटल चेंज 2 का, बॉक्स में डाल दो, स्क्वायर में डाल दो। अब 10:5 मतलब, और सिंप्लीफाइड रेशियो क्या हो गया, 5 और 1। भाई 10 और 2 को हम सिंप्लीफाइड रेशियो 5:1, 1 से मल्टीप्लाई कर दो इस वाले ब्रोमीन को, 5 से। सर क्या फर्क पड़ेगा, हाँ तो ब्रोमीन ही ना फर्क पड़ेगा, कौन कहाँ जा रहा है उसमें फर्क पड़ेगा। कैसे, 1 से मल्टीप्लाई किया ये वाले ब्रोमीन को, और 5 से मल्टीप्लाई किया दूसरे वाले को। अब सुनो, सावधान सावधान सावधान, अब सुनो ध्यान से बात, जहां अटकते हैं बच्चे। ये वाला जो ब्रोमीन था पहला वाला Br2, वो Br2 A1 से मल्टीप्लाई जैसे किया था, इसको वहां पहुंचाया था BrO3 माइनस में, उतने ही BrO3 माइनस से पहुंचाना है, तो 2BrO3 माइनस प्लस 5 Br2, 10 ब्रोमीन कहां पहुंचाने हैं, कहां पहुंचाए थे, Br माइनस में, तो ये 10 के 10 Br माइनस में ही पहुंचाने हैं। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बन गया और 6 Br2, बस हो गया बैलेंस, 2 BrO3 माइनस प्लस 10 Br, सिंप्लीफाई कर लो तो 3 Br2। रिडॉक्स पार्ट रेडी है। यही जेई में क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द ब्रोमाइड आयन एंड ब्रोमेट आयन, 5:1। रिडॉक्स पार्ट रेडी हो गया रिडॉक्स पार्ट रेडी। अब बाकी के स्टेप्स एज यूजुअल हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के अगर कोई बचा हो तो बैलेंस कर लो, ना कोई ना बचा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कर लो, उसमें भी ऑक्सीजन पहले, और बेसिक मीडियम का ध्यान रखना। तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ 3H2O लिख दो, तो 3 Br2 3H2O BrO3 माइनस प्लस 5 Br माइनस। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 6H प्लस यहाँ ऐड कर दो, बट आपको तो पता है बेसिक मीडियम में OH माइनस H प्लस का कोई काम ही नहीं है, जिंदा ही नहीं रह सकता, तो H प्लस को किल करो। किल करने के लिए क्या करो, 6H प्लस है तो 6OH माइनस दोनों तरफ ऐड करना है, दोनों तरफ ध्यान देना, दोनों तरफ। और ये 6H प्लस और 6H2O क्या बन गए, 6 वाटर बन गए, और 3 वाटर थे ही उधर, तो 3 वाटर राइट साइड में आ जाएंगे। तो इक्वेशन फाइनली हो गई 3 Br2 प्लस 6OH माइनस कन्वर्टेड टू BrO3 माइनस प्लस 5 Br माइनस प्लस 3H2O। दैट्स इट, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। बैलेंसिंग को अगर क्रॉस चेक करना हो कि सही हुआ है गलत हुआ है, तो चार्ज बैलेंस को चेक कर लो, क्विक बैलेंसिंग, क्विक क्रॉस चेक हो जाएगा। लेफ्ट साइड में नेट चार्ज कितना, 6 नेगेटिव चार्ज, राइट साइड में नेट नेगेटिव चार्ज कितना, ब्रोमेट आयन पर 1, 5 ब्रोमाइड आयन भी है तो 5 और 1 6 नेगेटिव। यस, दैट्स इट, दिस इज द करेक्टली बैलेंस्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो मैंने सिखा दिया हाउ टू बैलेंस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बस ये पहली बात अगर याद रह गई ना कि रिएक्टेंट को 2 बार करके लिख लो, और फिर एरो के हिसाब से कौन ऑक्सीडाइज हुआ है कौन रिड्यूस हुआ है, दैट्स इट, द पर्पज इज सॉल्व्ड। ये चीज़ें सीखनी होती हैं, सिस्टमेटिक तरीके से सीखते हो, प्रोसीजरली चलते हो, गड़बड़ नहीं होती, प्रैक्टिस तो हो जाती है, थोड़ा समय देना पड़ता है, 11-12 घंटे रोज पढ़ाई करनी पड़ती है मेरे भैया, तो चीज़ें फिर पकड़ में आती हैं। तो ये था बच्चों बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व। अब यहीं पे बात आती है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की। स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के 2 मेन तरीके होते हैं, एक तो बैलेंसिंग करके मोल मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लें, और एक बगैर बैलेंसिंग किए ही इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लें, और उसमें एक हम फैक्टर डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर। क्या है वो, यहां तक की बात नोट करो। सो वी शैल गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन। हेडिंग लिखो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में वी कैन सॉल्व
stoichiometric problems without balancing. यूजिंग दिस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इसके लिए कुछ टर्म डिफाइन करते हैं, जैसे इक्विवेलेंट वेट, मॉलिकुलर वेट जैसे होता है ऐसे इक्विवेलेंट वेट होता है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ऐसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं, और जैसे मोलैरिटी होता है ऐसी नॉर्मेलिटी होता है। जो फैक्टर डिफाइन करते हैं हम, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे डिफाइन करते हैं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट अपॉन एक फैक्टर डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। कई बार इसे कुछ टीचर्स एन फैक्टर भी बोल देते हैं। तो मॉलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन होता है, तो ये एक फॉर्मूला है। तो मैं इक्विवेलेंट वेट को अगर ई से डिफाइन कर दूं तो ई इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट एम अपॉन वैलेंसी फैक्टर। फॉर्मूला है ये, मॉलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर इज नथिंग बट इक्विवेलेंट वेट। ई इज द इक्विवेलेंट वेट एंड एम इज द मॉलिकुलर वेट। ऐसे ही जैसे नंबर ऑफ मोल्स कैसे डिफाइन करते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे डिफाइन करते हैं? इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। बट आपको तो पता है मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट मास को मैं क्या लिख दूं? मॉलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर ऊपर आ गया। ये क्या है? ये मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मॉलिकुलर वेट किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो बड़ा यूजफुल फार्मूला आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। हर बात आकर के अटक रही है वैलेंसी फैक्टर पर, इस तरीके से हम कह रहे हैं। ऐसे ही नॉर्मेलिटी एक टर्म डिफाइन करते हैं। नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को क्या लिख दूं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बताओ ये कौन है? ये कौन है? ये भैया नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ, ये मोलैरिटी है। तो फॉर्मूला आ गया, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये फॉर्मूले हैं, सारे क्वेश्चन इनसे सॉल्व हो जाते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। सारी बात आके अटक रही है वैलेंसी फैक्टर पर। तो हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी फैक्टर? वैलेंसी फैक्टर एसिड बेस रिएक्शन में बड़े यूजफुल होते हैं और रेडॉक्स रिएक्शन में बड़े यूजफुल होते हैं। चलो बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द वैलेंसी फैक्टर इन एसिड बेस रिएक्शन एंड इन रेडॉक्स रिएक्शन। जरा लिखना तो यहां तक की बात को। हाँ भाई बच्चों, चलो वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं इन केस ऑफ द एसिड बेस रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर इन केस ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, एसिड या बेस का वैलेंसी फैक्टर एसिड बेस रिएक्शन में कैसे फाइंड आउट करें? फॉर एन एसिड, तो कैसे बोलोगे? वैलेंसी फैक्टर ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू एक्चुअल नंबर ऑफ H+ आयंस लॉस्ट और OH- आयंस गेन्ड।
तो एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू एक्चुअल नंबर ऑफ आयंस एक्चुअल नंबर ऑफ H+ आयंस लॉस्ट और OH माइनस गेन्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। कितने लूज किए एक्चुअल में और कितने गेन किए वो सब। जैसे एग्जांपल देखो, HCl है, अब मान लो ये NaOH से रिएक्शन करता है और बना लेता है NaCl, ये प्रोडक्ट बना। तो ध्यान दो कि HCl किस में कन्वर्ट हुआ है, NaCl में। HCl में एक H+ था, वो लूज किया, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 1। बट यही एग्जांपल मान लो H2SO4 है, तो बताओ H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2। हाँ, यूजुअली 2, बट नॉट ऑलवेज। इट डिपेंड्स ऑन के हाउ मेनी H+ हैव बीन टेकन आउट। डिपेंड करता है रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ बेस से। मान लो NaOH से रिएक्शन करवाई और NaOH इतनी मात्रा में मिलाया कि बस एक ही H+ को वो उड़ा पाया और प्रोडक्ट बन गया NaHSO4। और यदि लार्ज अमाउंट में NaOH मिलाया है तो वो दोनों एसिडिक हाइड्रोजन को खा जाएगा और प्रोडक्ट बना लेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो ध्यान दो, H2SO4 में 2 H+ थे, जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ NaHSO4 में तो एक ही H+ लूज हुआ, तो ये H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर कितना हो गया, पहली रिएक्शन में 1 और दूसरी रिएक्शन में पर मॉलिक्यूल 2 H+ लूज हुए हैं, तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। आई बात समझ में? तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर मे बी 1 और मे बी 2, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि हाउ मेनी H+ आर लॉस्ट पर मॉलिक्यूल। मतलब प्रोडक्ट क्या बना है उस पर भी डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ द एसिड और द बेस इन्वॉल्व्ड। सिमिलरली फॉर ए बेस के लिए कैसे डिफाइन करें, अगली स्क्रीन पे करेंगे, लिखते चलो साथ के साथ। फॉर ए बेस, जब बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर बात करेंगे तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ ए बेस इज इक्वल टू number of OH minus actually lost or H+ gained per molecule of base। इस टाइप से, जैसे मान लो ये एक बहुत कॉमन सा केस है SnOH twice। जब इसके रिएक्शन कराते हैं हम HCl से तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट मे फॉर्म SnOHCl, देर इज अ पॉसिबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट इट मे फॉर्म SnCl2। जरा देखो ध्यान से, पहले वाले केस में एक ही OH माइनस लूज हुआ है पर मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर ऑफ स्टेनस हाइड्रोक्साइड पहले रिएक्शन में 1 हुआ और दूसरे रिएक्शन में 2 हुआ। क्यों दूसरे रिएक्शन में 2 क्यों हुआ, SnOH ट्वाइस से हम SnCl2 पर पहुंच गए, 2 OH माइनस लूज हुए हैं पर मॉलिक्यूल, तो वैलेंसी फैक्टर इज 2। तो इस तरीके से वैलेंसी फैक्टर होते हैं। मुझे मान लो अगर पहली वाली रिएक्शन है तो पहले वाले केस में फिर इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1, और दूसरे वाले केस में इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो बच्चों ये तरीका है एसिड एंड बेस का वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करना इन्वॉल्व इन एसिड बेस रिएक्शन। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसका ज़्यादा यूज आता है व्हेन वी टॉक अबाउट द वैलेंसी फैक्टर ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन रेडॉक्स रिएक्शन। लिखो पहले यहां तक की बात। तो रेडॉक्स रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर ऑफ a substance in redox reaction, redox reaction में अगर इन्वॉल्व हो तो कैसे, मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड पर मॉलिक्यूल, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड पर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल या आयन भी तो हो सकता है, स्पीशीज जनरल टर्म।
So it is the number of electrons lost or gained per molecule or species. That is the meaning of वैलेंसी फैक्टर। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, जरा ध्यान दो। जैसे N2H4 है हाइड्रोजीन, मान लो ये आयोडीन से रिएक्शन करता है और ये N2 में कन्वर्ट हो गया। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये 0 में चला गया। अब ध्यान दो जरा, नाइट्रोजन -2 से 0 में गया है, तो पर नाइट्रोजन कितने का चेंज? 2 का चेंज, और 2 नाइट्रोजन बैठे हैं तो टोटल चेंज 4 का। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 4। तो वैलेंसी फैक्टर 4 हुआ। और एग्जांपल जैसे K2Cr2 बड़ी आसानी से, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करता है Ra, क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो जरा देखना वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ इसका। क्रोमियम कहाँ है? +6, कहाँ पहुंच गया? +3। बताओ पर क्रोमियम कितने का चेंज? 3 का चेंज। और कितने क्रोमियम हैं? 2 क्रोमियम हैं। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 6। थोड़ा समझो बात को। K2Cr2 में क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कहाँ पहुंच गया? +3। चेंज फाइंड आउट करना है। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, और कई बार यूं भी कह सकते हो इसको, और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। वो दोनों एक ही बात है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड पर मॉलिक्यूल, या टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो वैलेंसी फैक्टर 6 हो गया। अच्छा, और देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस भी है। KMnO4 अलग अलग मीडियम में अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। एसिडिक मीडियम है तो ये Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिक या न्यूट्रल मीडियम है तो ये कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। और स्ट्रांगली बेसिक मीडियम है तो ये कन्वर्ट हो जाता है MnO4 2- में। KMnO4 का बिहेवियर इस टाइप का होता है। इसका वैलेंसी फैक्टर या इक्विवेलेंट वेट अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग होता है। KMnO4 में मैंगनीज +7 में था। अब अगर एसिडिक मीडियम में है तो ये Mn2+ में जाएगा, तो +2 में पहुंचा। कितने का चेंज? 5 का चेंज पर मॉलिक्यूल। तो वैलेंसी फैक्टर यहां कितना हो गया? 5। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 5। जरा यहां ना, बेसिक मीडियम में +7 से +4 में चला गया। पर मैंगनीज कितने का चेंज? 3 का चेंज, और एक ही मैंगनीज है तो टोटल चेंज 3 का हुआ। तो वैलेंसी फैक्टर न्यूट्रल मीडियम में कितना हो गया? 3। बट यही KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर इस रिएक्शन में कितना? +7 से कहाँ पहुंच गया? ये है पर मैंगनेट आयन, ये है मैंगनेट आयन, इसे बोलते हैं मैंगनेट आयन। ये केवल स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में ही एग्जिस्ट कर सकता है। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया ये, तो +7 से +6 में आ गया। 1 का चेंज है पर मैंगनीज, और एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही एटम है मैंगनीज का पर मॉलिक्यूल, तो टोटल चेंज 1 का हुआ। तो वैलेंसी फैक्टर इज 1। तो देखो, इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का पहली वाले अगर एसिडिक मीडियम में अगर बात कर रहे हैं तो M/5 हो गया, सेकेंड वाले में M/3 और थर्ड वाले में M/1। तो इक्विवेलेंट वेट इज नॉट ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन सब्सटेंस, इट डिपेंड्स ऑन कि उसने रिएक्शन में किस तरीके से इन्वॉल्व किया है अपने आप को और किस तरह के प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हुआ है। तो ये तरीका होता है वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करने का। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, आपसे सॉल्व करवा लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं, आप ही बताओ कि जैसे H2C2O4 मान लो CO2 में कन्वर्ट हुआ, तो बताओ व्हाट इज अ वैलेंसी फैक्टर। और बताओ जैसे Na2S2O3 कन्वर्ट हो गया Na2S4O6 में, तो बताओ व्हाट इज अ वैलेंसी फैक्टर ऑफ Na2S2O3। जैसे
3O4 कन्वर्ट हो गया Fe2O3 में, तो बताओ व्हाट इज अ वैलेंसी फैक्टर। तीनों केस में वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट। एक और एग्जांपल और ले लो, HNO3 अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, तो बताओ व्हाट इज अ वैलेंसी फैक्टर। इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। तो इन सभी केसेस में जरा वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू बताओ। और भी देख लो, जैसे IO3 माइनस कन्वर्टेड टू I2, तो व्हाट इज अ वैलेंसी फैक्टर। करो कैलकुलेट, स्क्रीन को पॉज करो और जो सिखाया है ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करके तब बताओ कि कितने का चेंज है पर मॉलिक्यूल विल बी द वैलेंसी फैक्टर ऑफ द स्पीशीज। उसी से इक्विवेलेंट वेट आएगा और तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे बाय लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। डू इट। हाँ भाई, किए फाइंड आउट। जरा देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करो, +3 से ये पहुंचा दिया +4, +3 से +4 पर कार्बन 1 का चेंज, 2 कार्बन है तो 2 का चेंज हुआ पर मॉलिक्यूल, तो वैलेंसी फैक्टर 2। इसका मतलब H2C2O4 का इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर इन्वॉल्व होता है तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। जरा ये देखो, Na2H2O3 Na2S4O6 में गया। अगर ध्यान से देखो तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से पहुंच गया +2.5। सोडियम टेट्राथायोनेट कहलाता है ये कंपाउंड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और ये सोडियम थायोसल्फेट है, हाइपो भी बोलते हैं, हाइपो सॉल्यूशन। इट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन। तो +2 से +2.5 तक पहुंचाया, तो पर सल्फर 0.5 का चेंज है और 2 सल्फर हैं, तो टोटल चेंज 1 का हुआ, तो वैलेंसी फैक्टर 1। अच्छा ये देखो, +8/3 से आपने पहुंचा दिया +3 में, पर आयरन कितने का चेंज, 3 - 8/3, 1/3 का चेंज, 1/3 का चेंज पर आयरन है, तो 1/3 का चेंज पर आयरन और 3 आयरन इसमें छुपे बैठे हैं, तो चेंज 1 का हुआ, तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, वैलेंसी फैक्टर हो गया 1। तो Fe3O4 का वैलेंसी फैक्टर 1 है इन दिस रिएक्शन। अच्छा और देखो, नाइट्रिक एसिड एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंसंट्रेटेड मोड में, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में इट गोज टू -3, तो +5 से -3 में 8 का चेंज हुआ, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ, 8। आयोडीन +5 से कहाँ पहुँच गया, 0 में, पर आयोडीन 5 का चेंज है और एक ही आयोडीन छुपा बैठा है, तो 5 का चेंज हुआ, तो वैलेंसी फैक्टर हो गया 5। तो इस तरीके से हम, कोई हमसे ये पूछे कि बताओ IO3 माइनस का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5। वैलेंसी फैक्टर फॉर्मूला तो पता ही था, कौन सा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब इक्विवेलेंट वेट पता है तो वैलेंसी फैक्टर मालूम है, वैलेंसी फैक्टर पता है तो इक्विवेलेंट वेट मालूम है। इसी का यूज हमें करना होता है इन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस फॉर सॉल्विंग स्टाइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। तो क्या है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, वी विल राइट, नोट करो यहाँ तक की बात, अगली स्क्रीन पर लिखेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, नोट इट डाउन। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एवरी सब्सटेंस रिएक्टेड एंड फॉर्म्ड विल बी इक्वल। मान लो कोई रिएक्शन है A + B कन्वर्टेड टू C + D, ये कोई अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। ये कोई अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, A + B कन्वर्टिंग टू C + D। ठीक है, तो क्या बोलोगे, लॉ ऑफ केमिकल, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, क्या बोलोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ A reacted is equal to number of gram equivalents of B reacted is equal to number of gram equivalents
of C formed is equal to number of gram equivalents of D formed. So number of gram equivalents of every substance reacted or formed in a given chemical reaction are all equal. ये है law of chemical equivalence. अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? आपको एक बात पता होती है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम V। तो मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर लिखता हूं? N इंटू वी। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं N1V1 इज इक्वल टू N2V2 बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, बिटवीन टू प्रोडक्ट्स, बिटवीन वन रिएक्टेंट वन प्रोडक्ट। वी कैन अप्लाई, दिस इज द प्रिंसिपल। Number of gram equivalents of all the substance reacted or formed in a chemical reaction are all equal. N1V1 is equal to N2V2. N नॉर्मेलिटी है पहले सब्सटेंस की, V उसका वॉल्यूम कंज्यूम्ड हुआ है, N2V2। अच्छा, नॉर्मेलिटी क्या होती है? मोलैरिटी M1 इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ 1 इंटू वॉल्यूम V1, मोलैरिटी M2 इंटू उसका वैलेंसी फैक्टर 2 इंटू वॉल्यूम V2। ये भी एक ही मतलब है, ये भी वही मतलब है। आ गई बात समझ में? हाँ, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का एक और फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स पहले वाले के इंटू वैलेंसी फैक्टर 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 सेकेंड स्पीशीज इंटू इट्स वैलेंसी फैक्टर 2। सभी का मीनिंग सेम है क्या? ऑल थ्री आर बेस्ड ऑन, अल्टीमेटली है क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ B। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ 2। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर, या फिर नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख दूं? मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, और या फिर N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये है प्रिंसिपल N1V1 इज इक्वल टू N2V2 कि दो रिएक्टेंट के बीच में भी अप्लाई कर सकते हो, दो प्रोडक्ट के बीच में भी, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट के बीच में भी अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन लेंगे तो बात और अच्छे से क्लियर होगी। जेई मेन में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन कई बार इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आ जाते हैं, बैलेंसिंग के ऊपर आ जाते हैं, जो हमने सिखाया पढ़ाया आपको। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन वो नहीं पूछते। और इसी चैप्टर में हम कुछ बात करते हैं कुछ चीज़ों की, जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर एंड ऑल दैट, तो वो सब चीज़ें भी बड़ी यूज़फुल होती हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लिखो यहाँ तक की बात को एक बार बच्चों। चलो भाई बच्चों, कुछ क्वेश्चन लेते हैं बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस की अगर बात करें हम, तो क्वेश्चन में एट इक्विवेलेंस पॉइंट जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल। तो ये थोड़ा ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे मान लो ये ऐसे बोल दें कि व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड बाई 0.5 m 100 ml aqueous I2। N2H4 oxidizes into N2। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करें? चलो पहला क्वेश्चन है तो मैं ही बता देता हूँ कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय 0.5 m 100 ml एक्वस आयोडीन। तो पहले तो आप रिएक्शन लिख लो, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। ये तो हम कह ही रहे हैं कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में फ़ायदा ये है कि रिएक्शन को बगैर बैलेंस किए हम स्टाइक्योमेट्री वाले प्रॉब्लम या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो N2H4 I2 से रिएक्शन करवा करके बनाया N2 प्लस HI, ये बना अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। अच्छा, वैलेंसी फैक्टर की जरूरत पड़ती है, ये बात तो ध्यान रखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ N2H4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अच्छा, नाइट्रोजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और पहुंच गया 0 में, तो वैलेंसी फैक्टर की जरूरत तो पड़नी ही है।
N2H4 में नाइट्रोजन -2 में था, कहाँ पहुंचा 0 पर नाइट्रोजन में 2 का चेंज, 2 नाइट्रोजन है तो 4 का चेंज, तो वैलेंसी फैक्टर हो गया 4। अच्छा यहाँ देखो आयोडीन कहाँ है 0 में, कहाँ पहुंच गया -1 में, 0 से -1 का मतलब 1 का चेंज है पर आयोडीन, और एक I2 में 2 आयोडीन बैठे हैं तो यहाँ भी वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन N2H4 किसी भी दो रिएक्टेंट के बीच में या किसी भी दो प्रोडक्ट के बीच में या एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट के बीच में, आप किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व किसी भी दो सब्सटेंस के बीच में लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई कर सकते हो। यही बात हम बार बार बोल रहे हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ N2H4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ, चूंकि आयोडीन के अमाउंट के बारे में बात की है, आयोडीन से टाइट्रेशन करवाया है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? कह रहे हैं कितना मास, तो मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास। अब फॉर्मूला तो क्या होता है? N2H4 है, तो मोलर मास 14 दूनी 28 और 4 32, 32 हो गया। तो ये क्या बन गए? मोल्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? मोलैरिटी 0.5 m इंटू वॉल्यूम 0.1 लीटर, ये तो मोल्स हुए, इंटू वैलेंसी फैक्टर 2। बस पूरी इक्वेशन में साफ दिखाई पड़ता है कि W अननोन है, 4 8 32 8, तो 8 से इधर ले लेंगे तो एक तरीके से कितना हो गया? W इज इक्वल टू 5 दूनी 10 1.1 इंटू 8.8 ग्राम। दैट्स इट, यही आंसर है। 0.8 आपको आंसर रिपोर्ट करना होगा। यू विल गेट द फुल मार्क्स इन द क्वेश्चन लाइक दिस। तो दिस इज लाइकली आस्क्ड क्वेश्चन इन जेईई मेन। और भी क्वेश्चंस लेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के, नोट भी करते चलें जो भी बात आप लिख रहे हैं। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। मान लो ये KMnO4 K2Cr2O7 के क्वेश्चन बड़े वेल नोन होते हैं। तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.2 m KMnO4 in basic medium will oxidize 1 liter of 0.1 m पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। बस इतना सवाल है, सोच समझ के। इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी नॉलेज आपको ब्लॉक केमिस्ट्री की भी चाहिए होती है। ये पता होना चाहिए कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में पोटेशियम आयोडाइड को कहाँ ऑक्सीडाइज करता है और बेसिक मीडियम में कहाँ ऑक्सीडाइज करता है। और ये तो अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, बस मैंने हिंट देना था, दे दिया, मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही। स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व द क्वेश्चन, डू इट। हाँ भाई, क्या आंसर है बताओ? व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.2 m KMnO4 इन बेसिक मीडियम। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि KMnO4 बेसिक मीडियम में I- को रिएक्शन करेगा। अगर बेसिक मीडियम है तो पहुंचाएगा IO3- में और खुद चला जाएगा MnO2 में। ये तो हमने सिखाया भी है कि MnO4- एसिडिक मीडियम में जाता है Mn2+ में, बेसिक मीडियम में जाता है MnO2 के PPT में, और स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में जाता है MnO4 2- में। अलग अलग कंडीशन हैं, ये सब बता चुके हैं आपको। तो बेसिक मीडियम में इट गोज टू MnO2 का प्रेसिपिटेट बनता है, और I- इज ऑक्सीडाइज टू IO3। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, MnO4- अगर I- से रिएक्शन कर रहा है एसिडिक मीडियम में तो आपको I2 बनाना है, और यदि I- से रिएक्शन कर रहा है बेसिक मीडियम में तो ध्यान देना IO3- बनाना है आपको प्रोडक्ट। गॉट इट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक में भी ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट इन बेसिक मीडियम इज रिएक्टेड विद द पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। 4 ऑप्शन दे दें,
प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूँ, और लॉट फिर के क्वेश्चन किसी ना किसी लैंग्वेज को चेंज करके वो पूछते रहते हैं। तो अब KMnO4, अब ऐसे में टाइट्रेशन कराना है तो आप KMnO4 की एक स्केलेटन रिएक्शन तो लिखो, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स सब कुछ एक्वस मीडियम में है तो ये IO3 माइनस में कन्वर्ट होगा और ये MnO2 में। अगर ध्यान से देखो तो ये +7 से +3 में आ गया तो कितने का चेंज, +4 में आ गया, तो +7 से +4 3 का चेंज है तो वैलेंसी फैक्टर 3, और यहाँ -1 से लेकर के +5 में गया है तो वैलेंसी फैक्टर 6 हुआ। अगर ध्यान से देखो -1 से लेकर के +5 तक कितना चेंज हुआ, 6 का चेंज, न्यूमरल वैल्यू। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई कर दो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 is equal to number of gram equivalents of potassium iodide। अप्लाई करो, what volume मान लो V लीटर, इंटू मोलैरिटी 0.2 इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना है 3 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KI, what volume 1 लीटर, मोलैरिटी 0.1 इंटू वैलेंसी फैक्टर, हाउ मच ऑफ द वैलेंसी फैक्टर, साफ दिखता है 6, साफ दिखाई पड़ता है कि 3 से ये 2 बार कैंसिल आउट हो गया, 0.2 ही आ गया, ये 0.2 और ये भी 0.2, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए तो V की वैल्यू 1 लीटर हो गया। बस यही आंसर है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपके सामने आएंगे, आसान होंगे। आसान जब होंगे प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट समझ करके आप चीज़ें पढ़ते हैं, समझते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो दिल पे बोझ नहीं होता रटने वाला कि यार ये वापस से फिर रटना पड़ेगा, और रटने के बाद भी क्वेश्चन हो जाए तो मुश्किल काम है। फिजिकल केमिस्ट्री इज सिमिलर टू फिजिक्स, लाइक कि कॉन्सेप्ट अगर समझ गए हैं तो बस बल्ले ही बल्ले है, आपको मन पे बोझ नहीं होता, और आप क्वेश्चन आ जाए तो बस बड़े हल्के मन से, आप हल्के मन से मतलब लाइट माइंडेड होकर के, हल्का मन मतलब ऐसा नहीं कि परेशान होकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और अच्छे मार्क्स आपके आते हैं। कभी कभी इक्विवेलेंट वेट में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। Find equivalent weight of ferrous oxalate if it is treated with acidified Carnot solution। फेरस ऑक्सिलेट को अगर ट्रीट करवा रहे हैं हम एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन, तो बताओ इक्विवेलेंट वेट क्या होगा फेरस सल्फेट का। अच्छा, आयरन का एटॉमिक मास 56 ले लिया, आयरन इज 56, बाकी ऑक्सिलेट का फॉर्मूला समझते हो आप। अब आप ही बता दो व्हाट इज द वैल्यू। इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, डू इट। हाँ भाई देखो इधर, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ द फेरस ऑक्सिलेट। फेरस ऑक्सिलेट का फॉर्मूला, फेरस आयन होता है Fe2+, ऑक्सिलेट आयन होता है C2O4 2-। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैलेंसी से कंपाउंड बना FeC2O4। अब ध्यान दो, ये एसिडिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्शन कराएंगे तो ये Fe तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe3+ में और ऑक्सिलेट हो जाएगा CO2 में, और ये खुद चला जाएगा Mn2+ में एसिडिक मीडियम में। ठीक है, जरा इसका वैलेंसी फैक्टर तो देखें कितना है, उसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आयरन यहाँ +2 में था, कार्बन यहाँ +3 में था, ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हो ही नहीं रहा। वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन दैट एलिमेंट्स इन द गिवन कंपाउंड जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर के चेंजेस हुए हों। तो +2 से +3 गया है और कार्बन +3 से +4 गया है, तो देखना +2 से +3 ऑक्सीडाइज हुआ है, पर आयरन 1 का चेंज है तो 1 एक ही आयरन है। कार्बन +3 से +4 गया है, पर कार्बन 1 का चेंज है, ये भी ऑक्सीडाइज हुआ है, और 2 कार्बन है तो 2 का और, तो इसका मतलब 3 हो गया। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट जो हो गया
दैट इज मॉलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर मॉलिकुलर वेट कितना, आयरन 56 प्लस C2O4 12 दूनी 24 प्लस O4 16 गुणा 4 64 डिवाइडेड बाई 3। बस सॉल्व करोगे तो 4 और 4 8 और 6 14, यही हुआ 14, 6 और 2 8 और 5 13 और 1 14, 144, 4 4 8, 6 और 2 8 80, हाँ अपॉन 3, तो 3 चौक 12, 14 2 3 8 24, दिस मच। ये है इक्विवेलेंट वेट। यूनिट क्या होती है, ग्राम पर इक्विवेलेंट। मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। इक्विवेलेंट मास की यूनिट क्या ले लेंगे, ग्राम पर इक्विवेलेंट। एक इक्विवेलेंट का मास 48 ग्राम है। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये था लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में एक आध क्वेश्चन चलो और भी कर लें। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। मान लो ऐसे कह दें कि amount of iodine is quantitatively estimated with the help of standard हाइपो सॉल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ आयोडीन इज क्वांटिटेटिवली एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन तो लिख लें। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.15 m aqueous I2 will require 0.5 liter 0.2 m hypo solution। हाइपो का मतलब होता है, ध्यान दो, Na2S2O3 सॉल्यूशन। इसे बोलते हैं हाइपो सॉल्यूशन। और ये आयोडीन की एस्टिमेशन में काम में आता है। अप्लाई करो क्वेश्चन को और सॉल्व करिए, डू इट। हाँ भाई, क्या आंसर आया भाई? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई करना है। हाइपो सॉल्यूशन हमने बताया भी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आयोडीन जब रिएक्ट करता है Na2S2O3 से, तो आयोडीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है और कन्वर्ट हो जाता है Na प्लस Na2S4O6। हमने ये केस लिया भी था जब हम थ्योरी की बात कर रहे थे इसी में ही, कि आयोडीन तो 0 से पहुँच गया -1 में और सल्फर +2 से पहुँच गया +2.5 में, 2.5 में। 1.5, 2.5, 3.5 की तो समझते हो ना आप? हाँ, 2.5 मतलब 2.5। ठीक है, अब जरा वैलेंसी फैक्टर देखो। 0 से -1 में गया है तो पर आयोडीन 1 का चेंज ऑक्सीडेशन नंबर में, तो 2 हैं तो वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। इधर आना, Na2S2O3 सल्फर +2 से पहुंच गया +2.5, मतलब पर सल्फर आधे का चेंज, और 2 सल्फर हैं तो 0.5 × 2 1, तो वैलेंसी फैक्टर हो गया 1। बस अब अप्लाई कर दो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। व्हाट वॉल्यूम अमाउंट ऑफ आयोडीन इज क्वांटिटी, ठीक है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ, तो V of I2 we have to find out। molarity 0.15 into valency factor 2 is equal to equivalence of hypo, volume 0.5 liter into molarity 0.2 into valency factor 1। बस हो गया सॉल्व। अब जब सॉल्व करोगे तो VI2 is equal to 0.5 into 0.2, तो 0.1 रह गया ये 0.1, और 15 दूनी 30, 0.3 से डिवाइड कर दो तो 1/3 लीटर। दैट्स इट, यही आंसर है। तो ये थे बच्चों रेलेवेंट क्वेश्चंस फॉर जेईई मेन फॉर फ्रॉम द चैप्टर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। मेजरली बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये सब कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं।
वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड आउट करें ताकि इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर पाएं, और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। और इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और वो होती है हार्डनेस ऑफ वाटर। हालांकि हार्डनेस ऑफ वाटर हाइड्रोजन वाले चैप्टर में भी होती है, बट डिग्री ऑफ हार्डनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो यहीं पे कैलकुलेट होगी इन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। क्या है वो कॉन्सेप्ट, यहाँ तक की बात लिखो, उसको लेते हैं, नोट इट डाउन। हेडिंग लिखो हार्डनेस ऑफ वाटर। वैसे तो बच्चे ये 9th-10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हार्ड वाटर जो है वो नहाने और कपड़े धोने के काम में उतना सूटेबल होता नहीं। मुंह धोते हैं तो कई बार हार्ड वाटर होता है तो साबुन झाग नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं ऑफ कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ के, जो कि साबुन के साथ मिसल्स फॉर्मेशन होने में रोकते हैं। तो हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस इनफ लेदर एंड हेंस अनसुटेबल फॉर बेदिंग पर्पजेस, नहाने के पर्पजेस से। तो एक तरीके से हार्ड वाटर कंटेन्स salts of calcium 2+, dissolved salts of calcium 2+ and magnesium 2+ mainly, which interferes in making micelles with सोप के साथ मिसल्स बनाने में वो इंटरफेयर करता है। इसलिए ऐसा पानी हार्ड वाटर जो है नहाने के लिए, नहाने कपड़े धोने के लिए उतना सूटेबल नहीं होता। तो उसको ट्रीट करके सॉफ्ट करना पड़ता है, सॉफन करना पड़ता है वाटर को। तो हार्ड वाटर कंटेन्स द डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+। तो ये है हार्ड वाटर। अब टाइप ऑफ हार्डनेस क्या होगी? दो तरह की हार्डनेस होती है। टाइप्स, टेम्परेरी हार्डनेस और एक परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस में क्या होता है? Temporary hardness is mainly because of the dissolved bicarbonates due to dissolved bicarbonates of calcium 2+ and magnesium 2+। तो कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं, उसकी वजह से टेम्पररी हार्डनेस होती है। और टेम्पररी क्यों बोल रहे हैं? टेम्पररी इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज बाई जस्ट बॉइलिंग you can remove the hardness, can be removed. This hardness can be removed by just boiling water. हार्ड वाटर को बॉयल कर दो तो पर टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाती है, तो इसलिए टेम्पररी हार्डनेस बोलते हैं। बट परमानेंट हार्डनेस थोड़ा सा ट्रबल कॉज करती है। एक काइंड ऑफ परमानेंट हार्डनेस है, इजीली बॉयल करके रिमूव नहीं होती ड्यू टू dissolved salts of dissolved sulfates, chlorides of calcium 2+ and magnesium 2+। तो कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ के जो सल्फेट्स और क्लोराइड्स होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं, उसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है। अच्छा, परमानेंट हार्डनेस में सल्फेट्स क्लोराइड्स डिजॉल्व करवा दिए, बट परमानेंट क्यों बोल रहे हैं? बॉइलिंग से इसको रिमूव नहीं कर सकते, कांट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। स्पेशल मेथड्स आर यूज्ड। स्पेशल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। अब ये एक बात देखेंगे कौन से मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ हार्डनेस रिमूवल पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो
तो क्या है मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, हार्डनेस ऑफ वाटर पे इंपॉर्टेंट मार्क कर देना भाई। इसके ऊपर तो क्वेश्चन जेईई मेन हो या एडवांस्ड हो, कोई भी एग्जाम हो, मतलब सब जगह ही पूछे जाते हैं। तो मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। तो मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, तो वाटर की हार्डनेस रिमूव करने के जो मेथड्स हैं उनमें एक तो है बाय बॉइलिंग, वो साफ दिखता है, फॉर टेम्परेरी हार्डनेस है ये। टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने के लिए बॉयल करने पर क्या होता है, जो डिजॉल्व बाइकार्बोनेट्स होते हैं कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ के, वो डिकम्पोज हो जाते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोनेट्स में। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मान लो ये हार्ड वाटर में था, आपने बॉयल किया, बॉइलिंग से क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी बन जाएगा। पीपीटी छान के, पीपीटी तो नीचे तली में बैठ गया, नॉट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, छान के अलग कर दिया तो कैल्शियम 2+ अलग हो गए। यही तो मेन पर्पस था, प्लस H2O प्लस CO2। ऐसे ही मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये भी टेम्परेरी हार्डनेस कॉज करता है। अच्छा, इसमें खास बात है, जब इसे बॉयल करोगे आप तो कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट नहीं मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं बनता, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में CO2 गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बन जाता है, उसे भी छान के अलग कर देते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान करेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज क्वाइट लो। तो ये था टेम्परेरी हार्डनेस के लिए। एक होता है बाई एडिंग स्लेक्ड लाइम, और क्विक लाइम। क्विक लाइन आप समझते हो, जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेक्ड लाइम क्या होता है, बुझा हुआ चूना। क्विक लाइम को बोलते हैं हिंदी में चूना, और ये कहलाता है स्लेक्ड लाइम बुझा हुआ, बुझा, अरे छोड़ो, बुझा, हिंदी अब लिखी नहीं आती, पढ़ा मैं हिंदी मीडियम हूँ, प्योर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ 12वीं कक्षा तक, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकारी स्कूल। मगर पढ़ाते पढ़ाते जैसा देश वैसा भेष वाली चीज़ हो जाती है। इसका मतलब जैसा भेष मतलब देश से बाहर ही नहीं गया, जैसा देश वैसा भेष का मतलब जैसे परिवेश में आप रहते हैं वैसे से ही हो जाते हैं। आप पढ़ाते हैं, लिखते तो सब अंग्रेजी में ही हैं, तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख गए हैं तो अब हिंदी में हाथ नहीं चलता। और चिट्ठी पत्री लिखने का तो अब सब फैशन ही ख़त्म हो गया है। पहले चिट्ठी पत्री लिखा करते थे तो हिंदी में लिख सकते थे, लिख ही हिंदी में सकते थे भाई, अंग्रेजी तो छोड़ो। तो पहले प्रैक्टिस होती थी हिंदी लिखने की। अब सब व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में हिंदी भी अंग्रेजी में लिखी जाती है, चिट्ठी लिखना बंद हो गया लोगों का। राइटिंग स्किल्स भी कमज़ोर हुई हैं। कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं टेक्नोलॉजी के, पर ठीक है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव तो यही है कि समय के साथ चलना होता है, चल रहे हैं। बाय एडिंग स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम मतलब कैल्शियम बुझा हुआ चूना, मतलब पानी डाल करके इसको बुझा देते हैं और इस तरीके, तो स्लेक्ड लाइम। तो बाय एडिंग स्लेक्ड लाइम, ये भी मेथड जो है दिस इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, आप स्लेक्ड लाइम इस्तेमाल कर रहे हैं सॉलिड, तो कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी बना लेगा, और कैल्शियम आयन कैसे भी हट गया ना तो बस वाटर बिकम सॉफ्ट। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये बन गया प्लस H2O, वाटर बिकम सॉफ्ट। तो ये इसे क्लार्क्स प्रोसेस भी बोलते हैं, कॉल्ड क्लार्क्स प्रोसेस। नोट भी करते चलो। तो ये था बाय बॉइलिंग और बाय एडिंग स्लेक्ड लाइम, ये टेम्परेरी के लिए हैं।
परमानेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। थर्ड, बाय यूजिंग, सबसे कॉमन मेथड है वॉशिंग सोडा। आपको पता है फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। तो वॉशिंग सोडा फॉर परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लो कैल्शियम क्लोराइड है, डूबा हुआ है, हार्डनेस कॉज कर रहा है, और आप इसमें सोडियम कार्बोनेट मिला दो, तो आपको तो पता है कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल सॉल्ट है, KSP काफ़ी लो होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट PPD बन जाता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड हार्डनेस कॉज नहीं करता। NaCl डज नॉट कॉज हार्डनेस, ये हार्डनेस कॉज नहीं करेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का PPD बन गया, छान के अलग कर दिया, फेंक दिया, पानी सॉफ्ट हो गया, उसमें सोडियम आयन क्लोराइड आयन पड़े रहने दो, वो हार्डनेस कॉज नहीं करते। मैग्नीशियम सल्फेट, इस टाइप से मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी PPD बन जाता है। तो इस तरीके से हार्डनेस रिमूव हो जाता है। और एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं रेजिन यूज करते हैं, बाय यूजिंग रेजिन्स। परम्यूटेड मेथड। रेजिन्स जो होते हैं ये एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं। यूजुअली और भी टाइप के कंपाउंड्स हो सकते हैं, तो यूजुअली एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं, जैसे सोडियम सॉल्ट है Na2R, सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट्स हैं ये जब मिलाते हैं तो कैल्शियम का कोई सॉल्ट या मैग्नीशियम का सॉल्ट होगा, वो PPD बना लेते हैं, CAR का PPD बन गया और साथ में मिल गया कौन 2NaCl। NaCl हार्डनेस कॉज नहीं करता। जैसे ये ऐसा हो गया Na2Al2 Si2O8 इस टाइप का। फॉर एग्जांपल सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं ये। अच्छा वैलेंसी देखना, सोडियम पर चार्ज +1 होता है तो +2, एल्यूमिनियम पर +3 होता है तो +6, और सिलिकॉन पर 4 होता है तो 4 दूनी 8, 8 अच्छा 14 और 2 16, 8 दूनी 16। तो इस तरीके से न्यूट्रल कंपाउंड है। तो ये सिलिकेट्स होते हैं, परम्यूटेड मेथड कहलाता है ये, एंड दिस इज यूज्ड फॉर परमानेंट हार्डनेस। फॉर परमानेंट हार्डनेस, सब फॉर परमानेंट के लिए हैं। ऐसी एक और मेथड होता है कैल्गन मेथड। कैल्गन मेथड में कॉम्प्लेक्स बना करके मतलब पॉलीफॉस्फेट्स आर यूज्ड which form soluble complex, soluble ध्यान रखना, soluble complex with calcium 2+ and magnesium 2+। तो जैसे ये होता है कैल्गन मेथड, ये भी परमानेंट के लिए है। ये भी परमानेंट हार्डनेस के लिए है। जैसे ये NaPO3 सोडियम मेटाफॉस्फेट होता है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट एक्वस सॉल्यूशन। ये कैल्शियम 2+ या मैग्नीशियम 2+ जो होते हैं इनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जैसे Na2Ca2PO3 इस टाइप का कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, +2Na+ इस टाइप से फ्री हो गया। तो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है।
तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना करके पड़े हैं पानी के अंदर ही, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, बाद उन्होंने घेर लिया, मास्क कर दिया उनको बाई मेकिंग द कॉम्प्लेक्स. दे आर नॉट फ्रीली अवेलेबल टू रिएक्ट विद द सोप टू फॉर्म द पीपीटी. तो ये थे मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस. जेई में सब आए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. करो, नोट करो पूरी बात बच्चों. कैसे हम हार्डनेस कैलकुलेट करते हैं, कौन ज़्यादा हार्ड वाटर है वो भी बात करेंगे. पहले यहाँ तक की बात लिखो तो सही. हाँ भाई बच्चों, डिग्री ऑफ हार्डनेस डिफाइन करते हैं, तो लिखो डिग्री ऑफ हार्डनेस. डिग्री ऑफ हार्डनेस, अब जैसे मैंने कहा कि पानी के अंदर कई बार डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ की वजह से, उनकी वजह से हार्डनेस हो जाती है. तो कोई ज़्यादा हार्ड पानी होता होगा, कोई कम हार्ड पानी होता होगा. तो हार्डनेस कम है ज़्यादा है, कोई तो तरीका होगा उसको मेजर करने का. तो इट इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ, इट इज़ द मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हार्डनेस इन वाटर. इट इज़ द मेजर ऑफ extent of hardness in water. पानी के अंदर हार्डनेस कितना है वो ये मेजर करता है. अच्छा, कहते हैं इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट टू all the hardness causing substance it is defined as the mass of calcium carbonate equivalent to all the hardness causing substance in 10 to the power 6 gram of water. 10 to the power 6 ग्राम मतलब मिलियन. तो इसकी यूनिट भी क्या होती है? तो यूनिट ऑफ डिग्री ऑफ हार्डनेस. डिग्री ऑफ हार्डनेस की जो यूनिट है वो है ppm और पार्ट्स पर मिलियन. तो 1 मिलियन ग्राम पानी के अंदर जो हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस हैं उसके इक्विवेलेंट जो मास ऑफ CaCO3 होगा, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ हार्डनेस. कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझो. जैसे एग्जांपल है, मान लो कोई ये कह दे कि 100 ml वाटर है, वाटर सैंपल. हार्डनेस चेक करने के लिए ऐसा नहीं कि 1 मिलियन ग्राम पानी ही लेना होगा. कोई भी छोटा 10 ml, 20 ml, 50, 100 ml का एक सैंपल ले लो. तो 100 ml सैंपल वाटर सैंपल है, इसके अंदर W1 ग्राम मान लो कैल्शियम क्लोराइड है, W2 ग्राम मान लो NaCl है, W3 ग्राम मान लो इसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है. इस टाइप से हैं, ये डिसॉल्व्ड हैं. और क्वेश्चन ये कहे फाइंड डिग्री ऑफ हार्डनेस. तो फिर क्या करो. कोई ये कहे कि 100 ml सैंपल वाटर है, उसमें W1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड डिसॉल्व्ड है, W2 ग्राम NaCl डिसॉल्व्ड है, W3 ग्राम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट डिसॉल्व्ड है. डिग्री ऑफ हार्डनेस बताओ. तो सबसे पहला काम होता है कि जो जो चीज़ें दी गई हैं उनमें चेक करो कि कौन हार्डनेस कॉजिंग है, कौन हार्डनेस कॉजिंग नहीं है. जो हार्डनेस कॉजिंग नहीं है उनसे कोई हमें मतलब है नहीं. CaCl2 हार्डनेस कॉजिंग है, NaCl हार्डनेस कॉज नहीं करता, कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी परमानेंट टेम्पररी हार्डनेस कॉज करता है, करता तो है ना. तो यस, टिक मार लिया. ठीक है. अब पर मिलियन ग्राम में इनके इक्विवेलेंट्स निकालो और बराबर कर दो इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ all hardness causing substance. Causing substance. Equivalents of all hardness causing substance and equivalents of calcium carbonate को बराबर कर दो पर मिलियन, इन मिलियन ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है. इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस, CaCl2 हार्डनेस है, मास कितना है W1, मोलर मास उसका कैल्शियम क्लोराइड
कैल्शियम 40 और Cl2 होता है 71, 71 और 40 111, क्या बन गया मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 है। कैल्शियम क्लोराइड का वैलेंसी फैक्टर 2 है। कैल्शियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर कैटायन पर चार्ज या एनायन पर टोटल चार्ज वो कैलकुलेट कर लो, तो वैलेंसी फैक्टर 2 प्लस नहीं NaCl नहीं लोगे, वो तो हार्डनेस कॉज ही नहीं कर रहा, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी काउंट करेंगे, तो मास W3 अपॉन मोलर मास। मैग्नीशियम 24 है, 24 प्लस बाइकार्बोनेट 12 और 48 12 60 61, 61 का दुगना 6 दूनी 12 122, 4 और 2 6 2 और 2 4 146, यही हुआ ना। 24 प्लस 61 का दुगना 6 दूनी 12 122, 122 और 24 4 और 2 6 2 और 2 4 146, तो 146 से डिवाइड कर दिया इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर भी 2 है। आ गई है। ये तो 100 ml में है, 100 ml मतलब 100 ग्राम और 100 ग्राम। क्यों? डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो तो हम 1 ग्राम पर ml ले लेते हैं, क्वेश्चन में ना दी जाए तो 100 ml पानी 100 ग्राम पानी के बराबर ही हो गया। 100 ml में या 100 ग्राम में इतने इक्विवेलेंट्स हैं, तो मिलियन ग्राम में कितने होंगे? इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 100। 100 में इतने हैं तो मिलियन में कितने होंगे यार, उसको बराबर कर दो इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो उससे मास ऑफ CaCO3 आएगा, मास अपॉन मोलर मास 100 इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर भी 2 है। यहाँ से जो ये मास कैलकुलेट होगा, यहाँ से जो मास कैलकुलेट होगा मास ऑफ CaCO3, यही है डिग्री ऑफ हार्डनेस, यही है डिग्री ऑफ हार्डनेस। कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, लेट्स टेक वन क्वेश्चन ऑन दिस। हालांकि मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस पर बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट करो ये सब, ये भी इंपॉर्टेंट चीज हैं। लेट्स टेक वन क्वेश्चन। मान लो ऐसे एक क्वेश्चन में कह दिया जाए a water sample has कुछ मान लो 35 ppm of मैग्नीशियम सल्फेट एंड कुछ और मान लो 95 ppm of magnesium chloride dissolved. Find degree of hardness. नहीं, आप ही सॉल्व करके बताओ। ppm का मतलब पता है, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन पार्ट्स में इतने पार्ट्स ये सब्सटेंस हैं, तो सॉल्व करो, आंसर बतलाओ। अच्छा, जरूरत पड़ने पर मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है और क्लोरीन तो पता ही है 35.5, बाकी सब एलिमेंट्स के पता होते हैं। सॉल्व करो इक्वेशन। हार्डनेस हाइड्रोजन वाले चैप्टर मिलेगा NCERT में आपको, तो वहां से भी पढ़ें और अच्छे से सीखें, क्वेश्चन सॉल्व करें, आते हैं रेगुलरली। क्या आंसर आया जरा देखिए। अब वाटर सैंपल हैज 35 ppm ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, इसका मतलब 35 ppm ऑफ MgSO4 का मतलब ये हुआ कि 35 ग्राम MgSO4 इन पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन ग्राम सैंपल ले ले तो 35 ग्राम MgSO4 है इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ वाटर, यही मतलब हुआ। सिमिलरली 95 ppm ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड का मतलब हुआ कि 95 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ वाटर। इस तरीके से बोलेंगे। तो बस हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस पता है, 35 ग्राम पर मिलियन ग्राम है तो मिलियन ग्राम में कैलकुलेशन करनी है, मिलियन में दिया हुआ है और दोनों ही हार्डनेस कॉजिंग हैं, तो 35 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम 24 प्लस 96 ये हुआ
इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 प्लस कितना 95 ppm अपॉन मोलर मास 24 प्लस 71 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2, यही है पर मिलियन ग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ CaCO3 के इक्विवेलेंट्स के बराबर इंटू मोलर मास से डिवाइड करो 100 होता है इंटू वैलेंसी फैक्टर में कैल्शियम कार्बोनेट का भी 2 है। 2 से पूरी इक्वेशन में ये 2 कैंसल्ड आउट हो गया, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट अपॉन ये मास अपॉन 100 इज इक्वल टू 35 अपॉन 6 4 10 9 2 11 120, तो 5 7 35 5 दूनी 10 5 चौक 20, यही हुआ 5 7 35 और 5 दूनी 10 2 0 5 चौक 20, ठीक है 7/24 प्लस ये तो 95/95 1 ही हो गया, तो एक तरीके से 24 और 7 31/24 हो गया। तो यहाँ से मास ऑफ CaCO3 कितना आ गया 31 × 100/24 ppm, और थोड़ा सा इसको डिवाइड कर लो तो 4 छंग 24 4 25 चौका 100, बस आ गया 31 × 25/6 ppm। सॉल्व कर लेना, यही आंसर है, यही रिपोर्ट करोगे एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो ये था बच्चों हार्डनेस ऑफ वाटर, डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। मेजर पोर्शन इन दिस चैप्टर इज redox reaction, balancing of redox reaction, disproportionation reaction extremely important, law of chemical equivalence by using the valency factor, equivalent weight का calculations, साथ ही साथ हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर भले ही हाइड्रोजन के चैप्टर में है, बट डिग्री ऑफ हार्डनेस का कॉन्सेप्ट तो यही सीख पाएंगे ना वंस वी हैव द आइडिया हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। पढ़ते रहें, सीखते रहें, चैप्टर गोज टू द कंप्लीशन। दैट्स इट फॉर नाउ।